हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन बाय ए पॉइंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। जो डिवीजन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम इंटरनल डिवीजन करेंगे। आप इस चीज़ की फिक्र छोड़ दो कि ये इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है। जब हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आराम से बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो चलिए भाई देखिए, अब हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि मान लो हमारे सामने एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है जी ए बी, और एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है। मतलब कि एक पॉइंट है सी जो इस लाइन को, मान लो ये पॉइंट सी यहाँ पर है, क्लियर है। पॉइंट सी यहाँ पर है तो इस लाइन को दो हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया ना, और ये इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है मान लो। तो पॉइंट सी ने लाइन ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। और मान लो ये जो पॉइंट ए है ये है मेरे भाई 2:2 इसके कोऑर्डिनेट्स, और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे भाई 5:7। सपोज मान लो, मैं वैसे ही मान के बोल रहा हूँ। तो एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि दो पॉइंट हैं, मतलब एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंटों से बनी है, .22 और .57, और एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है जो कि इस लाइन को 2:3 रेशियो में बांटता है। इसी लाइन के ऊपर है, दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में इसको बांट देता है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को हम करने वाले हैं जब एक पॉइंट एक लाइन को दो अलग अलग हिस्सों में या कुछ रेशियो में उसे बांट देता है, उसे विभाजित कर देता है। तो चलिए इसको हम दो तरीकों से इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तो हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं जी फॉर्मूले से, जो भी इसका फॉर्मूला है उससे, और दूसरा हम इनको कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हमें सिर्फ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, हर एक जगह पर ऐसा करना जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले याद होने चाहिए लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, फॉर्मूले को भी और उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत करेंगे। पहले एक बार मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा देता हूँ। तो चलो भाई एक बार जनरलाइज्ड केस ले लेते हैं। मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे भाई पॉइंट सी जो इस लाइन को दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो बिकॉज हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया कि जो पॉइंट सी है ये इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट एग्जामिनर आपको देगा, मैंने मान लिए x1 y1, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए मेरे भाई x2 y2। क्लियर है। और जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं जो कि मैंने मान लिए xy। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला निकालेंगे जिससे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकें। फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली भी रटवा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मजबूत करेगा। और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो तभी पता लगेगा जब मैं आपके सामने फॉर्मूला निकाल कर दिखाऊंगा। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसी कंस्ट्रक्शन, ये देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर मैंने ट्रायंगल बनाई थी ना, डिस्टेंस फॉर्मूले में लाइन ऐसे थी और मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी थी ऐसे। तो दो पॉइंट से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी थी। यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स हैं, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं इसीलिए। तो चलिए भाई कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये देखो, ये लो और एक ये लो। क्लियर है, मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना ली हैं। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं ऐसे करके, जैसे कि सपोज मैं इनको नाम दे दूं P और इसको Q, तो जो लाइन है AP, जो भी मैं बोलूं उसके ऊपर नजर रखो। जो लाइन AP है और जो लाइन CQ है ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ की हैं, और जो लाइन CP है और जो लाइन BQ है ये दोनों लाइंस मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की हैं। इसीलिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी और इसीलिए ये जो ट्रायंगल्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी है। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या हालचाल है वो एक बार देख लेते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक राइट एंगल है, जी हाँ है, और बिकॉज ये लाइन AP जो है और ये लाइन CQ है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों हैं, बिकॉज ये दोनों भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं।
तो जब दो लाइंस पैरेलल हों और उनको एक तीसरी लाइन ऐसे काट रही हो तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ना उनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह से ये जो लाइन है ये ए सी, इन दोनों लाइंस को काट रही है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स दोनों बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल थी हमारे सामने जिनका एक एंगल्स तो आपस में इक्वल था, उनका दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। और बिकॉज तीनों एंगल्स का जो सम है वो मेरे भाई होता है 180 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स का बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी। तो हमारे सामने दो ऐसी ट्रायंगल हो गई जिनके तीनों एंगल्स बराबर हैं, है ना, ऐसी ट्रायंगल हो गई। तो अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, और अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई तो इसका क्या मतलब है, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हों उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यानी कि अब मैं ऊपर लिखूंगा छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और नीचे लिखूंगा बड़ी ट्रायंगल की साइड, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब देखो, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड ए सी जो कि हाइपोटेन्यूज है, और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सी बी बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ए पी डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का बेस सी क्यू इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट सी पी डिवाइडेड बाई बी क्यू। इन सारी ट्रायंगल्स का जो, इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है मेरे भाई, ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं इससे हम कुछ डिराइव कर पाते हैं कि नहीं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर निकालना चाहूँगा, बिकॉज ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ जो है उनका रेशियो बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी। इनकी लेंथ क्या है वो कैसे निकालेंगे, अभी निकाल लेते हैं। देखो, तो अब देखो भाई ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जरा मेरे को। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है कि यहां से कितनी दूर है पॉइंट P, तो पॉइंट P यहां से जितनी दूर है, मतलब x एक्सिस पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है पॉइंट C ने। मतलब कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो भी x होगा, बिकॉज यहां पर कोऑर्डिनेट x है। पॉइंट C और P दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों ने हॉरिजॉन्टली एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। देन जो y कोऑर्डिनेट है वो दर्शाता है कि भाई किसी भी चीज़ की हाइट कितनी है, तो पॉइंट P की कितनी हाइट है, एग्जैक्टली उतनी हाइट है जितनी पॉइंट A की हाइट है। तो पॉइंट P का ये जो y वाला कोऑर्डिनेट होएगा वो हो जाएगा जी y1, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट y1 है पॉइंट A का। तो चलो भाई ये तो पता चल गया। अब ये कोऑर्डिनेट पता होने से क्या पता लग जाता है, कोऑर्डिनेट पता होने से पता लग जाती है ये इसकी लंबाई, इस साइड की लंबाई। कैसे, देखो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है जी x, यानी कि ये जो दूरी है ये है x, ठीक है, और ये जो दूरी है ये क्या है, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो ये दूरी है मेरे भाई x1, तो इसकी साइड हो गई x माइनस x1। इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दी, इसकी साइड आ गई। इसी तरह से अब देखो, अगर मेरे को चाहिए है ये वाली साइड, इस साइड की लेंथ, तो देखो यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है, अब मुझे बिल्कुल एंड तक का डिस्टेंस निकालना है। बस ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, उसमें से मैं x घटा दूंगा, ये भी आ जाएगा। चलो भाई ये भी निकालते हैं। अब देखो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमने, तो यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं कि ये कितने दूर है वहां से। तो देखो पॉइंट Q एग्जैक्टली पॉइंट B के नीचे है, हमने ये y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनाई है, तो भाई एग्जैक्टली उसके नीचे होगा। तो पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है वो है मेरे भाई x2, मतलब कि वहां से पॉइंट B x2 दूर है, तो ये भी x2 दूर होएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो मैं बिल्कुल आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप खुद इन्वॉल्व ना हो ना, खुद एक बार डायग्राम बना के ना कर लो, तब तक उतने अच्छे से दिमाग में बैठती नहीं है। तो एक बार मेरी बातों को समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर, टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद एक बार खुद से ये चीज़ प्रूव करके देख लेना, और सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अब अगला काम करते हैं। अब पॉइंट Q की हाइट, यानी कि ये कितनी हाइट पर है पॉइंट Q, तो पॉइंट C जितनी हाइट पर है ये भी उतनी हाइट पर है। पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट y है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी y हो जाएगा, ये लो। तो चलो भाई पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं यहाँ पर। अब देखो मेरे भाई, पॉइंट Q ये दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी,
ये दूरी है मेरे भाई x2 और ये दूरी है मेरे भाई x। तो x2 में से x गया यानी कि x2 माइनस x, ये इसकी साइड हो जाएगी, इस ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अब हमें काम की कुछ चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ से अब हम डिराइव करना चाहेंगे कुछ। ये देखो, ये चीज़ तो हमने पहले ही देख ली है कि पॉइंट C इस लाइन को m/n रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि AC बाई CB, AC बाई CB इज इक्वल टू m/n, हमें ये पता है। अब AP की लेंथ कितनी है वो हमें पता लग गया, वो है x माइनस x1। CQ की लेंथ कितनी है, CQ की लेंथ ये, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो बराबर होएगा, उसी का यूज कर रहे हैं। वो है जी x2 माइनस x। और हमें क्या निकालना है, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिससे हमें x और y की वैल्यू पता लग जाए। तो यहां पर ये जो चीज आपके सामने है, यहां से बिकॉज इसके अंदर x वाला टर्म मौजूद है, देखो यहां से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, तो एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जरा। ठीक है, तो एक बार इसको यहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई करते हैं। जब ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू n, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा nx माइनस nx1। और x वाले टर्म को एक तरफ लेके चले जाओ, x वाले टर्म को, जिसके अंदर x है, बिकॉज हमने x का फॉर्मूला निकालना है ना, तो इस चीज़ को मैं उस साइड लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई राइट हैंड साइड पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा mx प्लस nx, और इस चीज़ को मैं उस साइड लेकर जा रहा हूँ, और इस साइड पर हो जाएगा मेरे भाई mx2 प्लस nx1। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैं अगर x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस nx, और मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो इस m प्लस n को यहाँ पर भेज दो तो ये हो जाएगा m प्लस n। तो ये देखो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई, तो हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। और जब एक पॉइंट एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो आमतौर पर इस फॉर्मूले को पता है क्या नाम दिया जाता है। हो सकता है आपको बाद में ये लगे कि भाई ये करवाया नहीं, बिकॉज मेन चीज़ होती है कंसेप्ट करवाना। इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, इसको सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो अब मेरे भाई एक बात सुनो ध्यान से। जैसे कि हमने ये चीज़ निकाली थी इस लाइन की लेंथ, ऐसे ही आप इस ट्रायंगल की इस साइड की लेंथ भी निकाल सकते हो। इस साइड की लेंथ, इस साइड की जो लेंथ आएगी वो y कोऑर्डिनेट से आएगी। पॉइंट C की हाइट है y और पॉइंट P की हाइट है y1, तो ये हो जाएगी y माइनस y1। और ये जो है ये हो जाएगी पॉइंट B की हाइट है y2, पॉइंट Q की हाइट है y, तो y2 माइनस y। और सिमिलरली जब आप इन दोनों से इक्वेशन बनाओगे कि m/n इज इक्वल टू CP ये वाली लेंथ, यानी कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल की ये वाली साइड y2 माइनस y, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर x के लिए मिला है ना, तब आपको ये फॉर्मूला y के लिए मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं। देखो जरा, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। x के लिए ये होएगा, और आपको मैं फॉर्मूला इस तरीके से याद करवा दूंगा, अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूल सकते। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर y के टर्म्स में है, तो ये यहाँ पर जो x है ना उसकी जगह जस्ट y लिख दो, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये है जी हमारा सेक्शन फॉर्मूला x और y की वैल्यू निकालने के लिए। थोड़ी देर में इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार तो इस फॉर्मूले को रटवा दूं मैं। तो देखो, अगर हमारे सामने कोई लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है भाई 5 3, कुछ भी इस लाइन के कोऑर्डिनेट है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 2, और एक पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट C जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, और हमें पॉइंट C के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। हमने वही फॉर्मूला डिराइव किया है। यहाँ पर है मेरे भाई x1 y1, और यहाँ पर है x2 y2। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा जरा।
जब आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपने करना क्या है, आपने करना है mx2, यानी कि पहले यहां पर m होता है mx2, मतलब m को x2 के साथ गुणा करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे तो m के पास देखो, जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो y को तो एक बार भूल जाओ, सिर्फ x को ध्यान रखो, y का कोई लेना देना नहीं है, y कोऑर्डिनेट को भूल जाओ। तो m के पास वैसे तो ये वाला x कोऑर्डिनेट है, लेकिन हमने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई दूर वाले के साथ, तो 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 यानी कि 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, नीचे m प्लस n है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके m प्लस n कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर देख लेते हैं, 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 29/5। फ्रैक्शन में आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रैंडम वैल्यूज ली हैं, बस आपको समझाने के लिए। समझ में आ गई बात। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालना था तो भी बिल्कुल इसी फैशन में आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू डजंट मैटर क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे जी 2 इंटू -2 यानी कि -4 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 यानी कि 5/5 यानी कि 1। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूले याद रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे m प्लस n करना है। इसके बाद हम इनको कई बार यूज़ करेंगे, उससे पहले इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर भी लो अभी आप। तो भाई ये तो हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ जी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ फील कराता हूँ कुछ चीज़ें, और इन दोनों चीज़ों की समझ से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से भी फॉर्मूले से भी। अब देखो जरा, बार इनको भूल जाओ, हाँ जी, सिर्फ इतना देखो स्क्रीन पर जो रिक्वायर्ड है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। तो देखो, जो छोटी ट्रायंगल है और जो बड़ी ट्रायंगल है उनके जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने, वो किस रेशियो में है, वो रेशियो में है m/n, वो उस रेशियो में है जिस रेशियो में पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया, ठीक है। तो भाई अब ध्यान से देखो, ये जो है, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से इस लाइन को ड्रॉ कर दूँ, एग्जैक्टली इसी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूँ बस। या फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं x1 y1 x2 y2, और यहाँ पर है मेरे भाई पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy, ठीक है। तो बिना वजह यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं शांति से करा रहा हूँ। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उनकी साइड्स का रेशियो है m/n, उसकी दो साइड्स का ये रेशियो है, तो ये बराबर होएगा उसकी बाकी साइड्स का जो रेशियो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है उनका रेशियो। तो देखो, जो ये वाली ट्रायंगल है APC, ट्रायंगल APC की ये वाली जो साइड है ये क्या है, x माइनस x1, इसकी लेंथ क्या है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट जो है उनका डिफरेंस है कि नहीं, x माइनस x1। किस किस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, देखो मैंने किया क्या है, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से इसके इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाया है, मतलब इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस है। और इस ये वाली जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBQ, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ये क्या है,
ये भी है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। कौन कौन से पॉइंट्स का? पॉइंट बी का और इस पॉइंट का। यानी कि यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से पॉइंट का, मतलब पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट से मैंने इसका घटा दिया, पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट से मैंने इसका घटा दिया। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को जिस रेशियो में बांटता है, ये इस लाइन को जिस रेशियो में बांटता है वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के रेशियो से ही पता चल जाता है। अगर यहां पर मैं आपको ये बोलूं, इन पॉइंट्स की वैल्यू दे दूं 2 7, ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू दे दूं भाई 5 13, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, इनको दिल पर मत लीजिएगा। और यहां पर अगर मैं वैल्यूज दे दूं, मैं कुछ भी वैल्यूज ले रहा हूं यहां पर मान लो 4 10, तो अगर आपको ये निकालना है कि ये जो 4 10 ये पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है, तो सिर्फ 4 और 2 का डिफरेंस क्या है जी 2, और 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 2:1 रेशियो में बांटता है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बताना चाहूंगा बिकॉज यहां पर कंफ्यूजन का चांस रहता है कि ये जो साइड है ए सी और ये जो साइड है सी बी, इन दोनों साइड्स की लेंथ का जो रेशियो है वो है m/n, और बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो डिफरेंट साइड्स हैं उनकी लेंथ का रेशियो होता है बराबर। तो ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू ए पी बाय सी क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय पी क्यू। तो जो ए पी है, ए पी क्या है, ए पी ध्यान से देखो, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का फर्क है ए पी, और ये जो सी क्यू है ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का फर्क है। अब देखो, अब आगे देखते हैं, ये जो लाइन है सी पी, यहां पर सी पी ये क्या है, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, y माइनस y1। और ये जो लाइन है बी क्यू ये क्या है, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, देखो y2 माइनस y। समझ में आ गई बात? इन ट्रायंगल्स की जो साइड है ये ऐसे, इन पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है जैसे कि मैंने बताया उस हिसाब से। तो अगर, अब मैं इस सारे को रब कर रहा हूं, तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है, यहां पर जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो रैंडम वैल्यू से ले रहा हूं, हो सकता है वो एक्चुअल में मैथमेटिकली ट्रू ना हो पर मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, हो सकता है उस रेशियो में ना बटे। तो मान लीजिए पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट है अपना 7 13, और बीच में एक पॉइंट है अपना पॉइंट सी यहां पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे भाई 5:8। अब अगर आपको बताना है कि भाई ये पॉइंट इन लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, तो आप डेफिनेटली फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन किस रेशियो में बांट रहा है ये हमें एक और चीज से पता लगता है। किस चीज से? कि या तो आप एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लीजिए 3:2, या फिर आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लीजिए। यहां पर अलग अलग आएगा क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली पॉइंट लिए हैं और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसीलिए। अब ये चीजें आपको क्लियर होंगी जब मैं आगे आपको एग्जांपल्स कराऊंगा इसके, ठीक है, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो भाई, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं जो लगभग सारे डिवीजन के कंसेप्ट्स को कवर कर देंगे। भाई चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं, मैं बताता हूँ। देखो हमारे सामने एक लाइन है, मतलब क्वेश्चंस हैं किस तरह के वो बता देता हूँ। पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन ए लाइन इन सेम ऑर्डर, तो पॉइंट ए बी सी एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ए बी और सी। तो ये जो पॉइंट बी है ये इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ पूछा गया है, किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ पूछा गया है। पहले 2 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये जो पॉइंट बी है
ये जो पॉइंट ए और सी से बनी लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो क्या है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर पूछे गए हैं कि अगर पॉइंट बी इस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करता है तो भाई पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर पॉइंट सी के, और यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो चलो भाई सोल्व करते हैं और क्या कर सकते हैं हमें, तो चलो सोल्व करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं फॉर्मूला भी यूज़ करके बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी स्ट्रांग होएगी, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ कई बार प्रैक्टिस करके समझा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई भी होगी, मैं ये भी समझ सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग को समझने में। अगर प्रॉब्लम नहीं आई फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये है जी पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं जी 3 और 4। ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे भाई 10 और 18। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनती है और यहाँ पर है एक पॉइंट सी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और 10। तो पॉइंट सी इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है ये एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला का यूज करके बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को m/n रेशियो में बांटता है कि नहीं बांटता है? बिल्कुल बांटता है। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पूछता है ना एग्जामिनर आपसे। मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें ऐसे बताया था कि भाई एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू गिवन है 6, तो 6 इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था वो इस हिसाब से था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और ये है m और n। तो x यानी कि 6 इज इक्वल टू, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि m इंटू x2, m इंटू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखो। और हम बिकॉज x एक्सिस निकाल रहे हैं तो y एक्सिस को भूल जाओ, सिर्फ x एक्सिस को याद रखा करो, y एक्सिस का क्या होगा उसे भूल जाओ। तो m इंटू 10 यहाँ पर हो गया जी 10m प्लस n इंटू 3 यानी कि 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पर हो गया जी 6m प्लस 6n इज इक्वल टू 10m प्लस 3n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है भाई m बाई n, m और n का रेशियो निकालना है। और क्या निकालना है हमें? तो देखो आप क्या करोगे, m वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, n वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे उल्टा कर लो, बिकॉज हमने पॉजिटिव रखना चाहिए दोनों चीज़ों को। 6m को उस तरफ ले जाओ और 3n को उस तरफ ले जाओ। तो अब देखो 6m को उस तरफ ले जाएंगे तो 10 में से 6 गए 4m, 3 उस साइड जाएगा तो भाई 3n इज इक्वल टू 4m। अब आप n को इस साइड ले जाइए और इस 4 को उस साइड ले जाइए, तो आपके सामने आ गया जी m बाई n, जो कि है 3:4। क्लियर है? तो किस रेशियो में ये पॉइंट इनको डिवाइड करता है? ये डिवाइड करता है जी 3:4 में। तो ये तो हो गया फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूले की हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूं भाई, जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा था उससे, देखिएगा कितने जल्दी हो जाएगा। और यहां पर तो मैंने सिर्फ पॉइंट x के लिए इसको यूज किया है, पॉइंट x के लिए, x के फॉर्मूले को। पॉइंट y के फॉर्मूले को यूज करते तो भी वहीं पर पहुंचते आप। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करो, या तो x कोऑर्डिनेट को पकड़ दो या y कोऑर्डिनेट को पकड़ दो, बस। तो अगर आपने ए सी की लेंथ, तो a का x कोऑर्डिनेट और c का x कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ जरा, 3। तो ये हो गया जी 3, मतलब तीनों पॉइंट्स के सिर्फ x कोऑर्डिनेट पकड़ लो। तो 6 और 10 के बीच में क्या डिफरेंस है? 4। तो 3:4 इस रेशियो में ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। तो देखो कितने जल्दी आंसर आ गया। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए उसके पीछे मैं इस तरह से पढ़ा था कि आपको समझ में आ जाए कितने जल्दी, क्योंकि कई बार ये इतनी हेल्पफुल होती है कि कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि x कोऑर्डिनेट्स का, इन दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है और इन दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है, उनका जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था।
या फिर मैंने क्या बोला था कि एक्स कोऑर्डिनेट लेना ज़रूरी नहीं है, या फिर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ले लो, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ले लो, ये लो 4, 10, 18। तो 4 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, 6 का। 10 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, 8 का। तो 6:8 अगर रेशियो निकालोगे तो 3:4 आ जाएगा फिर से। तो मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी को 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है मेरे भाई। समझ में आ गई बात। तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, किसी भी एक को ये मत सोचना कि भाई ये कम इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों की समझ अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, आपके पास दोनों चीज़ हैं। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो है आपके पास, फिर से देख लो, प्रैक्टिस करते रहो। एक बात बता देता हूँ, मेहनत करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से बता रहा हूँ कि मार नहीं खाओगे। तो अब मैं करता हूँ जी अगला क्वेश्चन। तो अब की बार हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है भाई 6 और 10। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे भाई 3 और -2। और यहाँ पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6। ठीक है। तो हमें बताना कि पॉइंट सी इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है। तो बिल्कुल ईजी सी बात है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो तीनों का। 6 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो 1:2 के रेशियो में बांटता है। दैट्स इट। या फिर आप वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 6 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का। 6 और -2 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 माइनस -2 करोगे तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है। 4:8 यानी कि 1:2 का रेशियो है। आंसर आ गया। या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। समझ में आ गई बात। तो चलिए अभी अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जो मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूँ। तो इस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से इस टॉपिक के प्रति हमारी अलग ही सोच रही होती है। स्कूल एजुकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसको प्रैक्टिकली सोचना उतना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता है स्टूडेंट्स ने। अब अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जिसके लिए कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो भाई पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 8, 0 और -8। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है मेरे भाई 8 और 4। और यहाँ पर है जी पॉइंट सी, तो इसको डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। तो फॉर्मूले से आप करोगे तो काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग से, फॉर्मूले से ही बताऊंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या था, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो mx2 प्लस, या फिर ऐसे याद रखो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला मैंने खुद याद नहीं रखा, mx2 nx1 क्या है ऐसे इस टाइप से। ठीक है। कि हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर नज़र रखेंगे। तो 1 इंटू साइड का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 8। 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा जी 8, प्लस 3 इंटू उस साइड का 8 एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू 0 इज 0, डिवाइडेड बाई 1 + 3 यानी कि 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 2। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2। अब हमने निकालना है जी वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर नजर रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को भूल जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेशियो की टर्म को उस वाले पॉइंट से, दूर वाले से। तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, प्लस 3 इंटू ये वाला वाई कोऑर्डिनेट यानी कि -8, 3 8 24 यानी कि -24, डिवाइडेड बाय 1 + 3 4 यानी कि -20/4 यानी कि -5। तो 2:-5। तो देखो फॉर्मूले से इजीली हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जब अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक बार एक्स को ही पकड़ लो। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है। दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में कितने का गैप है, कितने का गैप है भाई, 0 और 8 में। 0 और 8 के बीच में गैप है 8 का। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इस गैप को बांट रखा है 1:3 रेशियो में। 1:3 रेशियो में बटा हुआ है। इस पॉइंट का ये बिल्कुल ए पॉइंट का है, ये बिल्कुल बी पॉइंट का है। हमें देखना है पॉइंट सी ने 1:3 रेशियो में बांट रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस 8 है। तो एक बार इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 1 + 3 4,
तो रेशियो में जो चीज़ 4 है, रेशियो में 4 क्या है, इस पूरी लाइन की लेंथ 4 है, तो रेशियो में जो चीज़ 4 है वो एक्चुअल में क्या है, 8 है। 4 दूनी 8 डबल है, तो यहाँ पर जो 1 है वो यहाँ पर जी 2 है, 1 × 2। यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पर 6 होएगा। तो ये 2 और 6 क्या है, यहाँ पर मत लिख देना 2 और 6, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। देखो इस 0 से लेकर हमने 8 तक का सफर तय किया है, 8 यूनिट चले हैं, ठीक है। और 1:3 2 स्टेप्स में कवर किया है, पहले 1 स्टेप और उसके बाद 3 स्टेप्स। तो इस 8 स्टेप्स को ऐसे आपने डिवाइड करना है 1:3 रेशियो में। तो पहले 2 स्टेप मतलब 0 + 2 2, 0 में मैंने 2 जोड़े और 2 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। तो समझ में आ गई कैसे किया। इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा हो या थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, आपको इमेजिन करके बताता हूँ, इमेजिन करवा के बताता हूँ। मान लो ऐसे सीढ़ियाँ हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट था जी 0 और हम चढ़ते चढ़ते पहुँच गए 8 तक। तो 0 से 8 तक आपने कितने का सफ़र तय किया, आपने 8 यूनिट का सफ़र तय किया। लेकिन इस सफ़र को 1:3 रेशियो में बांट रखा है, 1:3। एक सी पर एक स्टॉप आता है ना, तो देखो भाई 1:3 रेशियो का मतलब है 3 और 1 4 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में 8, 4 दूनी 8, तो इस एक की जगह एक्चुअल में 2 है, तो 0 में 2 जोड़ो 2। पहले यूनिट में हमने 2 यूनिट का सफ़र तय किया है और 2 से 8 तक 6 यूनिट का, 3 दूनी 6, ये मामला है, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो। देन अगर हमें वाई एक्सिस निकालना है तो सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर नजर रखो। इसका वाई एक्सिस -8, इसका वाई एक्सिस 4, तो -8 से लेकर 4 तक कितने का सफर तय कर गए भाई, बीच में 0 भी आता है यहाँ पे, 8 का यहाँ पर, 4 का यहाँ पर, टोटल 12 का सफर तय कर गए। टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 का है। और किस रेशियो में बांट रखा है पॉइंट सी ने, उसको 1:3 रेशियो में। तो टोटल अगर 4 है तो 4 × 3 = 12, एक्चुअल जो वाई कोऑर्डिनेट्स का गैप है वो 12 का है, मतलब कि 4 का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, तो यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे 3 ज़्यादा होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो -8 में 3 जोड़ दो, -5। या फिर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उससे 9 कम होगा ये वाला, तो 4 में से 9 घटाओगे तो -5, तो 2 और -5। समझ में आ गई। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपके दिमाग में होएगी तो क्या होएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रति थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट मान के करते रहो, बाकी यही है, मेरे को पता है आप कर रहे होगे हैं कि बेटा। तो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, तो भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -7 -7, देन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 13, और यहाँ पर पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है इसे 3:2 रेशियो में। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाकर इनको निकालेंगे। तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर नजर रखेंगे, 3 × 3 = 9 प्लस सिर्फ एक्स पर 2 × 7 = 14, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, तो यानी कि -5/5 मीन्स -1, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जी -1। देन अब निकालेंगे जी वाई कोऑर्डिनेट, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर नजर रखो, फिर 3 × 13 39 प्लस 2 × -7 सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर से माइनस का आ गया भाई, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, तो ये हो गया जी 25/5 यानी कि 5। क्लियर है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा -1 और 5। तो एक तो ये हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग से आपको करके दिखाऊंगा और जल्दी करके दिखाऊंगा, पिछली बार अंडरस्टैंडिंग से आपको समझा रहा था, अब देखो जल्दी से कैसे करेंगे। अब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर ध्यान रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ने -7 से लेकर 3 तक का सफर तय कर लिया, यानी कि टोटल 10 का सफर तय कर लिया। 3 + 2 5 होते हैं, 5 दूनी 10, एक्चुअल डिस्टेंस इनका डबल है, यानी कि 3 की जगह 6, तो -7 में 6 जोड़ दो। और एक और चीज आपने देखनी है कि -7 के बाद ये 3 पर पहुंच गया, -7 से 3, यानी कि ये बढ़ रहा था, तो हमने 6 बढ़ाना है।
अगर ये घट रहा होता, -7 से -13 पर पहुंच गया होता तो हम घटा देते। तो इसके अंदर इसको 6 बढ़ा दो तो -7 + 6, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -1। तो पिछली बार पूरी सिचुएशन समझाई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब देखो y कोऑर्डिनेट कितनी स्पीड से निकाला जा सकता है, -7 से लेकर 13, कितने का गैप हो गया, 20 का। यहाँ पे 0 है, हो गया ना 20 का गैप, तो 20 का गैप हो गया y कोऑर्डिनेट में। लेकिन एक्चुअल में मतलब इस पूरी लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है 20, लेकिन रेशियो के अंदर 3 और 2 5, तो 5 चौके 20, तो रेशियो के 4 गुना है, 3 चौके 12। मैं इसको निकाल भी नहीं रहा बिकॉज यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा y, उसको क्यों निकालूं, मतलब कि यहाँ से 12 ज़्यादा होगा पॉइंट सी। तो -7 में 12 जोड़ोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 5, तो -1 और 5। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रोंग होगी तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये इनको देख कर ही कर लोगे, मजाक नहीं कर रहा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे, एकदम तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताने हैं जी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। तो चलो भाई देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1, x1 y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 6, और ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1। ठीक है, रेशियो है 2:1। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, और फॉर्मूला इनके पॉइंट्स निकालने के लिए होता है। जो पॉइंट लाइन को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 = 2 × 1। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर नज़र रखिएगा, 1 × x1 यानी कि x1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कि 3। तो 3 को ऊपर ले जाओ, 3 दूनी 6, तो x1 + 2 = 6। 2 को उस साइड ले जाओ, 6 - 2 4, तो x1 = 4। ये आ गया भाई। अब ऐसे ही y1 निकल आएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला लगाओगे कि y = 1 = 2 × y कोऑर्डिनेट 2 × 6 12 प्लस 1 × y कोऑर्डिनेट यानी कि y1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, 3 × 1 3, तो y1 + 12 = 3। तो 12 को उस साइड भेज दो भाई, ये हो गया -9। y1 = -9, ये आ गया भाई। तो चलो फॉर्मूला आप लगा लोगे, मुझे पता है। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग और लगा कर देखो, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं भाई। यहाँ पर देखो, अब हमें ये पता है कि ये वाला गैप अगर 1 यूनिट है तो ये वाला गैप 2 यूनिट है, ये वाला गैप 2 यूनिट है भाई, इसका डबल है। तो पॉइंट सी को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ, थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ। ये गैप अगर 1 है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 2 है। तो अब देखो, या तो x कोऑर्डिनेट पकड़ दो या y, कोई भी एक पकड़ दो। पहले मैं x को पकड़ लेता हूँ, सबके x कोऑर्डिनेट को। तो 1 से लेकर यहाँ पर कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 का, और यहाँ पर जितने का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे डबल आगे करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 2 तक 1 का किया, तो आगे 1 का डबल 2 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ना पड़ा, यहाँ पर 2 में 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 होएगा। आ रहा है ना स्पीड से, देखो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो। लेकिन फॉर्मूला भी याद रखना है, काफ़ी काम की चीज़ है वो भी। अब नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट को देखो जरा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट को। y कोऑर्डिनेट ने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 से 1, 5 का डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कम हो गया। तो आपको पता है क्या है, यहाँ पर जो भी हुआ है, यहाँ पर अगर बढ़ जाता, देखो 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ, तो 2 में हमने उसका डबल, मतलब कि यहाँ पर 1, यहाँ पर जितना भी जोड़ा उसका डबल हमने जोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा था। तो यहाँ पर जो भी चेंज आया उससे डबल चेंज आगे करना है। ठीक है भाई। तो y कोऑर्डिनेट में क्या है, ये 5 घटा है तो आगे ये 10 घटेगा। यहाँ पर जो भी चेंज हुआ उसका डबल चेंज यहाँ पर होएगा, तो ये 10 घटेगा। तो 1 - 10, मतलब ये नहीं है इसमें 10 जोड़ के 11 बना दोगे इसको, 1 - 10 - 9, ये आ गया ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी देखनी है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है भाई, जो पॉइंट ए है वो है जी 2:11, और जो पॉइंट बी है
उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, x2 y2 मैंने मान लिए हैं। देन जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट हैं जी -1 और 8, और ये डिवाइड कर रहा है 3:7 रेशियो में। देखो मेरे भाई, फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, मैं एक बार अंडरस्टैंडिंग से बता देता हूँ। फॉर्मूला जैसे पिछले के अंदर लगाया था वैसा ही है, इसके अंदर A मिसिंग था, इसके अंदर C मिसिंग है, ठीक है। तो अब मैं अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। देखो, तो ये वाला डिस्टेंस अगर 3 है तो इससे अगले वाला 7 है, हमें ये पता है। तो मैं पहले x कोऑर्डिनेट को पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो 2 और -3 के बीच, 2 और -1 के बीच में कितने का गैप होता है? सीधा सीधा पता लग रहा है ना, 3 का गैप है, तो ये गैप 3 का है। रेशियो में भी 3 है, एक्चुअल में भी 3 है, तो आगे अगर रेशियो में 7 है तो एक्चुअल में भी 7 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है। अब आप 7 जोड़ोगे या घटाओगे, क्या करोगे, है ना जी? तो आपको देखना है कि 2 से ये -1 हो गया, यानी कि कम हो गया, तो आगे भी कम करना है। तो -1 -7 यानी कि -8, ये -8 होएगा। फॉर्मूले से भी करके देख लेना। ऐसे ही अगर आप y एक्सिस को पकड़ते हो तो 11 से ये 8 हो गया, 3 का डिफरेंस है देखो, और 3 कम हुआ है। तो देखो 3 के सामने 3, रेशियो में भी 3, एक्चुअल में भी 3, तो रेशियो में 7 तो एक्चुअल में भी 7, तो यहाँ पर भी 7 कम होएगा, तो 8 में से 7 गए 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये पॉइंट -8 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अगले क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देखिएगा, फॉर्मूले और अंडरस्टैंडिंग दोनों से। तो भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं जी 5 और 17, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं जी 15 और 2, और यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी है, रेशियो भी गिवन नहीं है वो भी निकालना है, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है भाई। और जो पॉइंट बी है अपना, अच्छा अब तक मैं इसको पॉइंट सी लेता आया हूँ, अब तक मैं ये गड़बड़ करता आया, कोई नहीं, अब तक मैं इसको पॉइंट सी लेता आया हूँ, ठीक है पहले। अब मैंने ध्यान दिया, अब इतना काफ़ी देर तक हम आ चुके हैं, आप समझ गए होंगे। तो पॉइंट सी एक्चुअल में पॉइंट बी है, तो इसको अगर मैं ठीक करेक्ट करना चाहूँ इस क्वेश्चन के अंदर, अब करेक्ट करना पड़ेगा भाई। अब देख लिया जानबूझ के कैसे गलती छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए जी 7 एंड वाई। तो अब देखिएगा, हम या तो इसके अंदर एक बार सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं m/n, ये निकाल लेते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको सारी चीज़ें फॉर्मूले से करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग से करके बता दूंगा। तो अगर आपको m/n ये रेशियो निकालना है, तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट का यूज़ नहीं कर सकते, x कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन्स 7 इज इक्वल टू m/15, सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखिएगा, 15m प्लस n × 5 यानी कि 5n डिवाइडेड बाय m प्लस n। m प्लस n को उस साइड लेकर जाओगे तो 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 15m प्लस 5n। इस m को उस साइड लेकर जाओगे, 15 में से 7 गए, 8n इज इक्वल टू 2n, 8m इज इक्वल टू 2n। तो भाई m/n इज इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4। ये हो गया जी 1:4। क्लियर है? तो रेशियो एक बार हमें मिल गया, तो अब आप इजीली वाई पॉइंट भी निकाल सकते हो। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला एक बार और आपको लगाना पड़ेगा वाई पॉइंट को लेते हुए। देखिएगा कैसे कि y इज इक्वल टू, अब y कोऑर्डिनेट पर फोकस करेंगे, 1 × 2 प्लस 4 × 17 यानी कि 68 डिवाइडेड बाई 1 + 4 यानी कि 5 यानी कि 70/5 यानी कि 14। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 14। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया जी अपना फॉर्मूला। अब बिना फॉर्मूले के अंडरस्टैंडिंग से भी कर लेते हैं एक बार। ये लो जरा, सबसे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकालोगे? रेशियो निकालने का तो बिल्कुल आसान काम होता है। एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो जरा। देखो 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 7 और 15 के बीच में 8 का गैप, तो बस इसी रेशियो में तो डिवाइड करता है ये, सॉरी 1:4, 2:8 है ना। तो रेशियो देखो पलक झपकते ही आ गया। अब आपको निकालना है जी वाई कोऑर्डिनेट, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो 17 से लेकर 2 तक आते आते 17 से लेकर 2 तक आते आते कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 15 का। और ये घटा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और रेशियो के अंदर ये डिस्टेंस है जी 5, तो 5 का 3 गुना 15, 3 गुना है एक्चुअल सिचुएशन, तो 1 का 3 गुना 3। इस गैप के दौरान सिर्फ 3 का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और ये घट रहा है, 17 से 2 तक आ गया, तो इस गैप के दौरान सिर्फ 3 घटा होगा। 17 में से 3 गए 14, तो ये आ गया जी 14। समझ में आ गई बात? अगर अब तक आपको पॉइंट सी और बी में कन्फ्यूजन रहा हो तो मेरे भाई ऊपर इतना खास मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे फ्लो में आपको समझा गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है, तो उसे देख लीजिएगा आगे। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस। ये भी सारे एक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में करते हैं अब क्वेश्चंस को। तो एक बार ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। पॉइंट ए डिवाइड्स सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 1:3। तो भाई सेगमेंट हमारे पास है बी सी और इसको पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:3 रेशियो के अंदर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 4, -4, सी आर 0 and 6। वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो बिल्कुल सिंपल हमारे फॉर्मूले से भी ये इजीली निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं ज़रा। तो x इज इक्वल टू, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 0, सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखिएगा, 1 × 0 0 प्लस 3 × 4 12 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4 यानी कि 3। तो x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। तो इसी से हमें पता लग गया कि ऑप्शन सी आंसर होएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है अपने एग्जाम का, क्लियर है। वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं इजीली। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो फॉर्मूला लगा के अगर आप निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर ध्यान। अब मन ही मन निकालो, 1 × 6 6 प्लस 3 × 4 12 माइनस का 12, तो प्लस का 6 माइनस का 12, तो क्या आएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 + 1 यानी कि 4, तो माइनस का 1.5। ये रहा यहाँ, क्लियर है। या फिर आप अंडरस्टैंडिंग से भी इसको कर सकते थे, तो अंडरस्टैंडिंग से एक बार खुद से ट्राई करो जरा। अब मैं आपको बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग से। देखो फ्रैक्शन वाला है ना, हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो, अदरवाइज तो हो जाना चाहिए। अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखो भाई यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 0, तो टोटल 4 का गैप है 4 और 0 में। एक्चुअल में भी 4 का गैप है दोनों पॉइंट्स में, रेशियो में भी 4 का गैप है, यानी कि ये गैप एक्चुअल में 1 ही होगा। और 4 से 0 हो गया, यानी कि ये घट रहा है, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये तो 3 हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो -4 और 6, y कोऑर्डिनेट पर ध्यान दो जरा, -4 और 6 यानी कि 10 का गैप है। और इस 10 के गैप को 1:3 इस रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये पूरे डिस्टेंस के मुकाबले 1/4 है। पूरा डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस सिर्फ 1 है, तो 10 का 1/4 2.5, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में 2.5 है। और -4 से ये 6 तक गया है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो -4 में 2.5 अगर आप ऐड करोगे तो माइनस का 1.5 होएगा। समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंडिंग से ये है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। A and B are the end points of a line segment. Find the coordinates of the point which divides AB in the ratio 2:3। तो बिल्कुल इजीली हम इसको कर सकते हैं भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करे। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 5 10। अब तो ये बोरिंग हो गया है ना, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो गए। देन 3 × -3, तो दैट इज़ -9, ओके, डिवाइडेड बाई 2 + 3 दैट इज़ 5, यानी कि 1/5। तो यहाँ पर ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, सिर्फ 2 हो सकते हैं इन दोनों में से। तो चलो भाई अब तो हमें y भी निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू हो गई मेरे भाई, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पर ध्यान दीजिएगा, 2 × ये वाला y 2 चौके 8 प्लस 3 × ये वाला y 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, यानी कि 14/5, यानी कि ये वाला ऑप्शन आंसर होएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट t x0 डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स s एंड u।
तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एस है और एक पॉइंट यू है। तो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है एक पॉइंट टी, ये हमने बताना है। तो देखो भाई पॉइंट एस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है जी -4। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कैसे मैं अभी आपको बता दूंगा, देखना। और जो यू है वो है जी 1 और 4, और जो टी है इसके पॉइंट्स हैं एक्स और 0। तो देखो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये देखना है ये जो पॉइंट है ये इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो या तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो या वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लो। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन नहीं है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो गिवन है ना, तो बस तीनों का वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लो और गैप देख लो। -1 और 0 के बीच में 1 का गैप है और 0 और 4 के बीच में 4 का गैप है, तो 1:4 आंसर इज ऑप्शन है। तो मैं क्या बोल रहा था कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो बस मैं वही करता। मेरे को पता है कि पॉइंट टी का वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो -1 और 0 1 का गैप, और फिर उसके बाद देखता 0 और 4 4 का गैप 1:4। क्लियर है। तो इस तरह के इक्वेशन में फॉर्मूला बेसिक से मत लगाइएगा। क्लियर है। जब बीच वाला, जब तीनों पॉइंट गिवन है और ये पूछा हो कि भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स या वाई कोऑर्डिनेट पकड़ो और उनका गैप देखो। एक बार ये ट्राई करो भाई जरा। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस का मतलब क्या है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लो वो लाइन सेगमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। एग्जैक्टली हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, मुझे पता है 2 and 3 पॉइंट यहाँ पर नहीं होएगा, फिर भी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऐसे देखने की, ये मैंने मान लिया। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है इसने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, बस क्या, कि जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है ना, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है, देखो इसने वर्टिकली तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, इसकी हाइट तो है, लेकिन इसने हॉरिजॉन्टली कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रखा, ये ओरिजिन के ऊपर ही है। तो यानी कि इसका जो एक्स एक्सिस है वो 0 है और वाई एक्सिस कुछ, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन इसको काटती होगी, जिस भी पॉइंट पर काटती होगी उसका कोऑर्डिनेट 0 और वाई होएगा। बस हमें इतना पता होना चाहिए था, इस डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, अगर आपको इतना पता होता कि भाई पॉइंट 2,3 और पॉइंट -21 को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे भाई 0 एंड वाई। क्लियर है। तो बस अब हमें क्या देखना है कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बस मैंने क्या बोला था, या तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ दो या वाई कोऑर्डिनेट पकड़ दो, इजीली पता लग जाएगा। तो भाई 2 और 0 के बीच में कितना गैप है, 2, और 0 और -2 के बीच में कितना गैप है, 2 का ही गैप है, डायरेक्शन भले ही कुछ भी हो। तो 1:1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन 2। क्लियर है। हेलो डियर, इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने किया है डिवीजन ऑफ ए लाइन बाय ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट एक लाइन को जब अलग अलग रेशियो में बांटता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले उस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है और उसके बाद आपने इस पार्ट को देखना है, अगर उसको मिस कर दिया तो देखो हमारे सामने एक लाइन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है भाई, इन दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने किया कि एक पॉइंट है हमारे पास C, जो इस पॉइंट को m:n रेशियो में बांट देता है, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग लेंथ्स में इस लाइन को डिवाइड कर देता है। तो हमने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और इस चीज़ का हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है लेकिन उसका स्पेशल केस है। अब की बार क्या है, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, मतलब कि अब की बार ये जो पॉइंट C है ये इस लाइन को 2 बराबर टुकड़ों में बांट रहा है, इनकी लेंथ अलग अलग नहीं है। अब की बार ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। क्लियर है। तो यहां पर फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, रेशियो में ही तो डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला तो एग्जैक्टली वही रहेगा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। तो इसका क्या बन जाता है वो एक बार देख लेते हैं जरा।
तो चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं जरा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होएगा 1 इंटू, और सिर्फ x कोऑर्डिनेट का ध्यान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 दैट इज x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जैसे कि a और b, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और एक तीसरा पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना मेरे भाई, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये जो a और b जो पॉइंट है जिसको ये पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, जिनसे बनी लाइन को, उनकी एवरेज, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में लाई करेंगे। इसकी और इसकी एवरेज होएगा इस पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट, और दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट जो हैं उनकी एवरेज होएगा बीच वाला y कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल इजी सी बात हो गई ना, ये एग्जैक्टली उनके बीच में होगा। x कोऑर्डिनेट दोनों x कोऑर्डिनेट के एग्जैक्टली बीच में होगा, y कोऑर्डिनेट दोनों y कोऑर्डिनेट के एग्जैक्टली बीच में होगा, और ये चीज़ आपको फील भी हो रही होगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई दो पॉइंट्स हैं 4 and 3 और 6 and -1, इस तरीके से हैं, ये पॉइंट है 4 and 3 और ये पॉइंट है 6 और -1, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो 4 + 6 10, 10/2 5, इन दोनों की एवरेज निकाल दो बस। 3 और -1, 3 और माइनस क्या, 1 क्या होता है 2, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो इजीली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये भी बताओ जरा, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा? तो हम देख के बता सकते हैं, -9 और -2 दोनों का जोड़ हो गया -11, तो -11/2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 और -2 यानी कि 2, 2/2 यानी कि 1। देन इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट बताओ जरा। 10 और -2 यानी कि 8, 8/2 यानी कि 4, और -3 और 7 यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2। तो बिल्कुल आसान सा काम है ना। और इसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। सारे एक्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए। द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट? तो सिंपली हमने एवरेज निकालनी है। तो भाई 4 और -2 यानी कि प्लस का 2 बच गया, प्लस का 2/2 यानी कि x कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 5 और -1, 5 - 1 4, 4/2 यानी कि 2। तो अपना आंसर हो गया 1,2, दैट इज ऑप्शन सी। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। देन ये क्वेश्चन करो जरा, एक बार ये ट्राई करो और बिना लिखे ट्राई करो इसको। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो हमारे पास एक सेगमेंट है AB, पॉइंट P इसका मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 3 and 1। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं जी 3 and 1, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 5 and -4। ठीक है, तो हमने बताने हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो देखना, वैसे ही थिंकिंग डेवलप करनी जरूरी है। मतलब कभी कभी सिर्फ आंसर निकालना जरूरी नहीं होता, एक बार कुछ वे में सोचना जरूरी होता है। देखो ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हैं? ये हैं मेरे भाई एवरेज हैं। ये किस चीज़ की एवरेज है? अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है और यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है उन दोनों की एवरेज है। मतलब दो चीज़ों की एवरेज हमें पता है। तो अगर हमें एवरेज पता है तो अगर मैं उसको 2 से गुणा कर दूं तो मुझे सम पता लग जाएगा। अगर दो पॉइंट्स की एवरेज 6 है तो उनका, दो पॉइंट की एवरेज 3 है तो सम 6 हो गया। तो आप सिर्फ ये देखोगे कि 5 में क्या जोड़ूं, बिकॉज 5 का और इस पॉइंट का सम 6 है, 5 में क्या जोड़ूं कि 6 हो जाए यानी कि 1। और y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज क्या है 1, तो y कोऑर्डिनेट का सम क्या हो जाएगा 2 × 1 2। तो -4 में क्या जोड़ूं कि 2 हो जाए? तो -4 में कुछ पॉजिटिव का जोड़ना पड़ेगा। -4 है तो सबसे पहले तो माइनस का डिस्टेंस खत्म करना पड़ेगा और ऊपर से 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर 6 जोड़ना पड़ेगा। -4 में 6 जोड़ोगे तो पॉजिटिव का 2 होएगा यानी कि 6। तो मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 6। क्लियर है?
कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे आपने सोचना है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, तो हमारे पास सेगमेंट ए बी है, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 5 एंड -1, और इसके लिए हमें लिखना नहीं है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 2 एंड -4, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताना है। तो आराम से आप देखोगे कि पॉइंट P मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो है 5, ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होएगा। क्लियर है? तो अगर एवरेज 5 है तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम क्या हो जाएगा भाई? सम हो जाएगा 10। तो 2 में क्या जोड़ू कि 10 आ जाए, तो यानी कि यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है 8। अगर एवरेज -1 है तो सम क्या होएगा? तो सम होएगा -2 इंटू 2 मैंने कर दिया सम निकालने के लिए। तो -4 में क्या जोड़ू कि -2 आ जाए, तो -4 में एक पॉजिटिव 2 जोड़ दो, माइनस का 2 रह जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8 और 2, मींस आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा एक बार। पॉइंट P -2 एंड 5 इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ठीक है भाई, सेगमेंट ए बी है। और यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करोगे आराम से शांत, देखो जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आज जल्दी करोगे तो एग्जाम में जल्दी नहीं कर पाओगे। सीखने का टाइम है, रिलैक्स होके सीखो, लेकिन बिना डायग्राम बनाए करो, आराम से रिलैक्स होके, तब कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए लिखकर ही बता सकता हूं यहां पर। तो ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -5 एंड y, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2 एंड 5, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर x एंड 3। तो हमने बताना है x + y कि भाई x + y क्या है। क्लियर है? तो देखो सिर्फ x कोऑर्डिनेट को पकड़ो, तीनों का x कोऑर्डिनेट ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो होता है दोनों की एवरेज। तो दोनों की एवरेज -2 है, तो सम क्या होएगा? -4 इंटू 2। तो 5 में क्या जोड़ूं कि सम -4 आ जाए? -5 में, तो -5 में सिर्फ 1 जोड़ दो, तो भाई x की वैल्यू तो हो गई जी 1, हो गई ना। -5 में सिर्फ 1 जोड़ दो, सम -4 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 होगी। अब सिर्फ y कोऑर्डिनेट को पकड़िए भाई, दोनों के y कोऑर्डिनेट को। तो दोनों ये जो y कोऑर्डिनेट है यहां पर है और यहां पर है, दोनों की एवरेज 5 है, दोनों का सम क्या होगा? दोनों का सम हो जाएगा 10। तो अब देखो 3 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए? 3 में क्या जोड़ू कि 10 आ जाए? 7, यानी कि y की वैल्यू हो गई जी 7। यहां पर 7 है, और हमें क्या बताना है? हमें बताना है x + y की वैल्यू क्या है। क्लियर है? तो 1 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो यहां पर फिलहाल आपको ऑप्शंस के अंदर 8 नहीं दिख रहा है, पीडीएफ के अंदर यहां पर दिख जाएगा, इसको 8 बना लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। देन ये क्वेश्चन करो एक बार। a -7 3 एंड b 5 -9 आर 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट है। 3 points C, D and E divides line AB in 4 equal parts such that, तो भाई 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक है, और इन 2 पॉइंट के अलावा 3 पॉइंट हैं C, D, E। वो इस लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ताकि AC बराबर है, CD बराबर है, DE बराबर है, EB। मतलब कि कैसे बांटते हैं? ऐसे 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ऐसे। ये देखो 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिए। तो ये पॉइंट है C, D और E। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, D एंड E। तो पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट एक बार लिख लेते हैं। तो भाई पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हैं -7 एंड 3, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हैं 5 एंड -9। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा। एक बार पॉइंट A पर नजर मारो और पॉइंट B पर नजर मारो, मार ली, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब पॉइंट D पर नजर मारो, तो पॉइंट D पॉइंट A और B के कंपैरिजन में क्या है? मिड पॉइंट है कि नहीं है? मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एवरेज, जो भाई बाकी 2 पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट की एवरेज। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं -7 एंड 5 यानी कि -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -1। देन y कोऑर्डिनेट निकालते हैं 3 और -9 यानी कि -6, -6/2 यानी कि -3।
तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट तो आ गए और यहाँ पर सी डी एंड ई ऐसे गिवन है, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट -1 -3, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट दो ऑप्शन तो गए, आपको पता है ए और डी में से आंसर होगा। अब देखो फिर से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट तो आ गए, अब जरा नजर मारिएगा पॉइंट ए पर और डी पर। अगर आप ए और डी को देखते हो क्या, बिकॉज देखो ये जो चारों पोर्शन है बराबर हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, एग्जामिनर ने बताया ना 4 बराबर हिस्सों में बांटा, इसलिए हम ऐसे कर पा रहे हैं। तो पॉइंट सी जो है वो ए और डी का मिड पॉइंट है, तो भाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो एवरेज ही निकालनी है, -7 -1 यानी कि -8, -8 डिवाइडेड बाई 2 -4, देन 3 एंड -3 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0। तो भाई सी के कोऑर्डिनेट भी आ गए -4 एंड 0, तो दोनों ऑप्शंस के अंदर -4 एंड 0 है, कुछ नहीं कर पा रहे, अब आपको ई के तो निकालने ही पड़ेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डी और बी जो पॉइंट्स हैं इन दोनों के ऊपर अगर आप नजर मारोगे तो ये जो ई है ये मिड पॉइंट है डी और बी का, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, क्लियर है। तो बस फिर से मिड पॉइंट के एवरेज, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, तो -1 और 5 यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2, -3 और -9 यानी कि -12, -12/2 -6, तो ये है जी ऑप्शन ए के अंदर सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ये और बताओ भाई जरा एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, लेकिन मिड पॉइंट का थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो इसके अंदर। तो आपने अगर मिड पॉइंट का दिमाग लगाने की कोशिश की है तो चाहे वो लगा हो या ना लगा हो, एक बार मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ बातें। तो भाई जैसे कि हमने पहले ये एनिमेशन देखी थी, ये जो ब्लू लाइन है ये है बीच में मिरर, इस लाइन के अंदर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं एक पॉइंट की, और यहाँ पर पॉइंट पी की रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पी डैश है ये पॉइंट पी की रिफ्लेक्शन है, और आपको खुद भी फील हो रहा होगा, देखो पॉइंट पी मूव कर रहा है तो इसकी रिफ्लेक्शन भी मूव कर रही है यहाँ पर, क्लियर है। ये एल इसका मिरर है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखो ये एल ये एक लाइन है, ठीक है, एल एक लाइन है जो मिरर का काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो P है और P डैश है, इन दोनों को ध्यान से देखो, P और P डैश एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ये हर एक केस में ये दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बिल्कुल बराबर दूरी पर होंगे। और ये जो पॉइंट है ना एक काले वाला जिसके ऊपर अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये जो कि इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है बीच में काले वाला जो बिल्कुल शीशे के ऊपर है, ये पॉइंट मिड पॉइंट होएगा कि नहीं होएगा, ये बताओ जरा। ये मिड पॉइंट होएगा क्योंकि पॉइंट मिरर से जितनी दूर होता है एग्जैक्टली उतनी ही दूर उसकी परछाई होती है। तो ये किसका मिड पॉइंट होएगा, अगर मैं P और P डैश इन दोनों को जोड़ दूं, P और P डैश जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो बीच में ये जो बिंदु है ये मिड पॉइंट का काम करेगा। यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर किसी पॉइंट की परछाई आप देखते हो किसी भी लाइन के अंदर, तो उस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट का काम करता है। तो यहां पर हम मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए अब उस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग को। तो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कि ये जो सिचुएशन है ये कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये अपने एक्स और वाई एक्सिस हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 लाइन ये कहाँ पर होएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो y इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट से पास होएगी ये वाली लाइन, ठीक है। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2। और ये ऐसी क्यों है ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो आपको याद होनी चाहिए या फिर आप पीछे जाके देख सकते हो। क्लियर है। तो अब हमने बताना है y इज इक्वल टू 2 इस लाइन के अंदर इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन 6 -1। और इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक बार समझा रहा हूं, उसके बाद विद इन सेकेंड्स आप सिर्फ ऑप्शन को टिक कर दोगे। तो ये पॉइंट है जी 6 -1, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P। तो इस पॉइंट P की जो परछाई है, देखो
पॉइंट P इस लाइन से जितनी दूर होगा एग्जैक्टली उतनी ही दूर इस मिरर से इसकी परछाई होगी यहाँ पर। तो इसकी परछाई को मैंने नाम दे दिया मेरे भाई Q, ठीक है। और हमें इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Q के दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर ने आपसे Q के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, आपको लाइन दी है y इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि अगर मैं पॉइंट को उसकी परछाई से मिला दूंगा ऐसे पॉइंट P को, बिकॉज ये जो पॉइंट P है ये मिरर से एग्जैक्टली उतनी ही दूर है जितनी दूर इसकी परछाई है। तो मिरर को जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन PQ, वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होएगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं R, तो PR इज इक्वल टू QR। ये जो R है ये मिड पॉइंट होएगा। और ये जो R पॉइंट है ये इस लाल लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली करता है, लाल लाइन के ऊपर, मिरर के ऊपर। तो इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? R पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा। अब मैं आपको कुछ काम की बात बताऊंगा जो कि आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगी और कई बार तुरंत चुटकियों में आपको आंसर दिला देगी। देखो, ये जो पॉइंट P हमें जो लाइन बताई है वो है y इज इक्वल टू 2। मतलब हमें R के y कोऑर्डिनेट के बारे में तो बताया है, इसके x कोऑर्डिनेट के बारे में हमें नहीं बताया है कि x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट P है जिसकी हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसका x कोऑर्डिनेट है 6। मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है? इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक 6 है, x कोऑर्डिनेट 6 है। तो इसकी परछाई की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होएगी वो भी 6 होएगी, इसका कोऑर्डिनेट भी 6 होएगा। तो अगर हमें लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 2, तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होएगा एग्जैक्टली वही उसकी परछाई का x कोऑर्डिनेट होएगा। अगर लाइन y इज इक्वल टू 2, अगर आपको इस लाइन पर y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मतलब उसको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया क्यों जानने की जरूरत नहीं है। पॉइंट की जितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी उतनी ही उसकी परछाई की होगी, उसका कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम होएगा। तो लाइन अगर y इज इक्वल टू 2 में परछाई पूछी है तो x कोऑर्डिनेट सेम है एग्जैक्टली। इसको रटना मत, यहाँ पर मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन हमेशा कंसेस होकर करने हैं सारे। अगर लाइन x इज इक्वल टू -3 है तो y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम होएगा परछाई का, ठीक है। मतलब एग्जाम में टाइम की इतनी किल्लत नहीं होती कि हम सोच ना सके, दिमाग सोचने में बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। बस टाइम वेस्ट ना करें तो सोचने का बहुत टाइम होता है, स्ट्रेटेजी अच्छी लगाएं तो मतलब कि एक लाइन y इज इक्वल टू 2 में पूछा इसकी परछाई, तो मुझे पता है x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मतलब 6 है तो 6 ही रहेगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर इज ऑप्शन सी। तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा इसको करने में, पढ़ने के बाद। देखो एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है बतेरे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। और एक और बात, अब देखो हमें पॉइंट R के बारे में पता लग गया, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है और ये मिड पॉइंट है। तो देखो भाई मिड पॉइंट क्या होता है? एवरेज। तो जो y कोऑर्डिनेट है, दोनों y कोऑर्डिनेट की एवरेज 2 है, तो सम क्या होएगा? 4। तो इस -1 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? भाई 2 एवरेज है तो सम 4 होएगा, इन दोनों का सम 4। तो -1 में क्या जोड़ो कि 4 आ जाए? तो -1 के अंदर जोड़ना पड़ेगा जी 5। तो 6 5, ये देखो ऑप्शन सी हमने पूरे निकाल लिए। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आपने क्या करना है, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे आप एग्जाम में इसको कर दोगे इजीली। कि लाइन y इज इक्वल टू 2 के अंदर परछाई बताई है पॉइंट 6 -1 की, तो जिस भी लाइन में परछाई बताई है वो मिड पॉइंट होएगा y इज इक्वल टू 2। तो वहां पर y तो आपको 2 बता दिया, x एक्सिस के बारे में बताया नहीं, तो x एक्सिस इसकी परछाई का 6 ही होगा। सारी सिचुएशन को मैंने समझ लिया है, उसके बाद रटने के लिए नहीं, समझने के बाद ये मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं। तो x एक्सिस 6 ही होएगा, x के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, y इज इक्वल टू 2 में बता रहे हैं। तो 6 मिल गया हमें, इसी से आंसर मिल गया। लेकिन मान लो अगर दूसरा भी ऑप्शन हो जाता कि 6 और 1, हमें अगर कंफ्यूजन होता, तो अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू 2, y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि दोनों के y कोऑर्डिनेट की जो एवरेज है वो 2 है, तो उनका सम 4 होगा। तो -1 में क्या जोड़ू कि 4 आ जाए, यानी कि 5, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी।
समझ में आ गई बात? तो इसी बात पर एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा। What is the reflection of this point in line y is equal to 1? अब देखो इसको कैसे करेंगे कि लाइन y is equal to 1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट तो बताया नहीं उस लाइन पर क्या है जिसमें रिफ्लेक्शन निकालनी है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये मिड पॉइंट होएगा ना उस लाइन के ऊपर। ये जो पॉइंट है, जो अपना शीशा है, शीशे के ऊपर मिड पॉइंट होता है ना। हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर उसकी परछाई है। तो ये जो लाइन है जो एज ए मिरर काम कर रही है, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन निकालनी है, ये मिड पॉइंट का काम कर रही है। तो ये अपना मिड पॉइंट है भाई, और ये पॉइंट है जिसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है। तो अब देखो y इज इक्वल टू 1, एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताया नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ 4 ही रहेगा। तो ये देखो 2 ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट हो गए देखते ही। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है हमने, ये तो 4 ही होएगा अपनी परछाई का y कोऑर्डिनेट। तो एवरेज क्या है 1, क्योंकि मिड पॉइंट x1 है, तो एवरेज 1 है तो सम होएगा 2। तो मैं -3 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए? -3 में क्या जोड़ूं कि भाई 2 आ जाए? तो -3 में जोड़ना पड़ेगा जी 5। ठीक है, तो 4 5 ये हमारा आंसर होएगा, दैट इज ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन बताओ जरा। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1 3 इन द लाइन x -4? तो देखो जिस लाइन के अंदर एक तो अपनी लाइन है और पॉइंट -1 3 की रिफ्लेक्शन हमने बतानी है इस पॉइंट की। ये लाइन है, मतलब इस लाइन के ऊपर अपना मिड पॉइंट लाई करेगा और यहाँ पर हमारी रिफ्लेक्शन होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x की वैल्यू तो -4 दे दी, y की वैल्यू उसने बताई नहीं, तो यानी कि y की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर सेम रहने वाली है, यानी कि y कोऑर्डिनेट 3 होएगा। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों में से एक ऑप्शन होएगा। क्लियर है? और ये जो पॉइंट है, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, लाइन एज ए मिरर का काम कर रही है, तो x कोऑर्डिनेट की एवरेज -4 है, तो सम क्या होएगा? तो सम होएगा जी -8। तो -1 में क्या जोड़ूं? इस -1 में क्या जोड़ूं कि भाई -8 आ जाए? यानी कि -7 जोड़ना पड़ेगा -1 में, तभी तो -8 आएगा। तो मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो डिवीजन है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक होता है जी एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन जो है ना वो कैसा होता है, ये आपको देख के हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, या फिर अगर आपको पहले पता है तो आपने फील नहीं किया होगा। मैं आपको ये फील करवाऊंगा कि एक्चुअल में जो एक्सटर्नल डिवीजन है उसका मतलब क्या है। मतलब इसको भी आप अरिथमेटिक की तरह या फिर इंटरनल डिवीजन की तरह फील कर पाओगे। उसके लिए हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है और उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है। तो चलिए मैं आपको दोनों कंपेयर करके दिखाता हूँ जरा। ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा इंटरनल डिवीजन, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो हमारे पास एक लाइन है जी ए बी, और ऐसे ही नीचे भी हमारे पास सेम लाइन है ए बी। तो एक पॉइंट लूंगा मैं सी, जो ऊपर तो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा और ऊपर इस लाइन को, नीचे इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट है सी जो इस लाइन को 4:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो पॉइंट सी, मतलब कि इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 1 है। ये पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि लाइन ए बी के अंदर है ये पॉइंट सी। तो अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो डिवीजन है, जब ये पॉइंट इनको बांटता है, उसका मतलब क्या है। अगर पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका यह मतलब है कि ए से सी का डिस्टेंस, उसका रेशियो किसके साथ? सी से बी का डिस्टेंस, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ए सी और सी से बी तक का जो डिस्टेंस है, उनका रेशियो है 4:1। इसको मैथमेटिकली ऐसे देख सकते हैं। तो सी एक ऐसा पॉइंट है कि ए से सी तक का जितना भी डिस्टेंस है और सी से बी तक का जितना भी डिस्टेंस है, उनकी लेंथ का रेशियो 4:1 है। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या बताया कि सी एक पॉइंट है इंटरनली, तो उसने एक पॉइंट बना दिया सी बाहर, ए बी से बाहर। और अब ये जो पॉइंट है ना, ये भी 4:1 में डिवाइड कर रहा है ए बी को, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आपको लगेगा कि ये पॉइंट इस लाइन के अंदर नहीं है, इसको कैसे डिवाइड करेगा। तो देखो
ये अभी आप ऐसे फील नहीं कर पाओगे, ये मैथमेटिकली भी ठीक नहीं है, लेकिन ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। और इसको कैसे, मतलब कि वो कैसे इसको जायज़ हम ठहरा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आपने देखा AC और CB, तो एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट C है, ये AB को डिवाइड कर रहा है जैसे ऊपर डिवाइड कर रहा था, ताकि A से C की दूरी जब हमने देखी तो वो निकली जी 4, और उसके कंपैरिजन में जब हमने C से B की दूरी देखी तो वो निकली 2। देखो A से C की दूरी ज़्यादा है, C से B की दूरी 1 है, तो A से C की दूरी के कंपैरिजन में C से B की दूरी 1 निकली। तो एक्सटर्नली ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जो पॉइंट, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है, हम लाइन के एक सिरे से, एक एंड से, लाइन के एक सिरे से उस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, चाहे पॉइंट लाइन के अंदर हो या ना हो, फिर हम उस पॉइंट से लाइन के दूसरे सिरे का डिस्टेंस देखेंगे। बस ये कहानी है। पॉइंट C लाइन के बाहर था, हमने लाइन के एक सिरे से C को देखा, C पे पहुंच गए, C पॉइंट कहीं पर है, फिर B तक भी तो पहुंचना है ना, हमें आगे पूरी लाइन कवर करनी है, फिर C से हम B पर पहुंच गए। तो ये है मेरे भाई कहानी एक्सटर्नल डिवीजन की। तो यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, आपको ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना। एक्सटर्नल डिवीजन का मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ तो गा, लेकिन उसकी जगह आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? अगर A से C तक की दूरी 4 है, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, और B से C तक की दूरी अगर 1 है, तो क्यों ना हम मान लें कि A से B तक की दूरी 3 होएगी, 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि पॉइंट C AB को 4:1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पॉइंट B लाइन AC को इंटरनली 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, मतलब सेम सिचुएशन को मैंने दो अलग अलग तरीके से बोल दिया कि पॉइंट C लाइन AB को 4:1 में डिवाइड कर रहा है, या पॉइंट B लाइन AC को 3:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। समझ गए? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आगे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, अब देखो जरा ध्यान से। तो भाई ऊपर क्या था, जब इंटरनल डिवीजन हो रहा था तो यहां पर ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, और A के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट थे x2 एंड y2, और C के कोऑर्डिनेट थे x और y। और हमने क्या किया था, हमने x और y की वैल्यू निकाली थी कि नहीं? तो यहां पर x की वैल्यू क्या थी, देखो उससे कंपेयर करेंगे इसके फॉर्मूले को। अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना था तो था क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ध्यान देना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। फॉर्मूला नहीं बदला एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन में, एग्जैक्टली फॉर्मूला सेम रहा है, लेकिन थोड़ा चेंज तो आएगा देखना, और m प्लस n, और दोनों रेशियोज को ऐड कर दिया। तो ऊपर तो x एक्सिस का ये फॉर्मूला था, y का भी इसी तरह होगा, हर एक जगह y आ जाएगा। अब नीचे क्या होता है वो देखते हैं। देखो A से लेकर C तक की दूरी हमने m मानी, और C से B तक की दूरी हमने n मानी, ऐसा ही किया ना? तो यहां पर भी ऐसा ही करने वाले हैं। A से लेकर C तक की दूरी, इसको मैंने मान लिया जी m, और उसके बाद C से लेकर B तक की दूरी, इसको मैं n मानने ही वाला था, लेकिन मुझे एक बात पता चली। क्या बात पता चली? कि A से लेकर C तक मैं ऐसे गया था, फिर C से B तक मैं ऐसे गया था, मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं ना। तो यहां पर मैं A से C तक तो ऐसे चला गया, लेकिन फिर मेरे को वापस मुड़कर आना पड़ा, डायरेक्शन बदल गई ना, मेरे को मुड़कर आना पड़ा। तो यहां पर n नहीं लिख सकते जी, यहां पर -n लिखना पड़ेगा जी, इस डायरेक्शन को भी डिनोट करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो इसे -n लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है वहां पर क्या हुआ, वहां पर हल्का सा चेंज आया है कि m इंटू x2, ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और पॉइंट A के x1 y1 है। ठीक है? तो mx2, और जो n था ना वो -n हो गया, तो -x1
माइनस एन एक्स वन, और नीचे क्या होता है, एम प्लस एन होता है, तो अभी भी एम प्लस एन ही है, लेकिन ये एन जो है माइनस एन बन चुका है, तो एम माइनस एन इसीलिए आ रहा है। तो जब भी कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट को और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। और m क्या है, n क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे लाइन के एक एंड से और उस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे लाइन के दूसरे एंड से, वो है जी m और n। समझ में आ गई बात। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, आपको अच्छे से विजुअलाइज करवा दूंगा ये चीजें, टेंशन मत लो, ठीक है। कभी भी लाइफ में आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो जरा। 4 point A and B, find the coordinates of the point which divides AB externally in this ratio। तो सबसे पहले तो एक बार मैं आपको फॉर्मूले से करवा दूं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज कर लेंगे। क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग यूज करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो देखो भाई तो फॉर्मूला यूज करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, फॉर्मूला यूज करने में आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम इंटरनल डिवीजन करते थे एग्जैक्टली उसी तरह एक्सटर्नल डिवीजन करना है। बस पॉइंट ए और बी हो गए। इंटरनल डिवीजन में बीच में पॉइंट लिखते थे ना, अब एक्सटर्नल डिवीजन में आपको डर लग रहा होगा मैं कहां पर पॉइंट लिखूं, डरो मत, जब फॉर्मूला यूज कर रहे हो बीच में ही लिख दो, ठीक है। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है जी 1:3 के रेशियो में, ऐसे ही लिख दो, बीच में ही लिख दो पॉइंट को, 1:3 रेशियो में डिवाइड भी करा दो, ठीक है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन वाला लगा दो, मतलब कि कौन से वाला, mx2 माइनस nx1, ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये वाला। क्लियर है। तो अब मैं x कोऑर्डिनेट बता रहा हूं इस पॉइंट का जो इनको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये मैंने इंटरनली क्यों डिवाइड किया आपको, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, आपको ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो, अदरवाइज पॉइंट सी है तो बाहर ही, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कितने इजीली लगा लोगे, 1 × 2 यानी कि 2, आगे होएगा जी माइनस 3 × -2 यानी कि माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस से, डिवाइडेड बाय 1 - 3 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट अपना आ गया है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 आंसर निकालने हैं, एक तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को एक्सटर्नली 1:3 रेशियो में डिवाइड करे, और एक 3:1 में डिवाइड करे वो। अब y कोऑर्डिनेट निकालता हूं भाई, अब सिर्फ y कोऑर्डिनेट पर फोकस देना, x कोऑर्डिनेट तो आ गया, ठीक है। 1 × -1 यानी कि -1, देन उसके आगे आएगा जी माइनस 3 × 3, 3 3 9, डिवाइडेड बाय 1 - 3 यानी कि ऊपर हो गया -10, नीचे हो गया -2 यानी कि 5, तो -4 और 5, ये पॉइंट है जो इस लाइन को 1:3 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब अगर आपको ये लगे कि 1:3 में डिवाइड करे या 3:1 में डिवाइड करे, बात तो एक ही है, तो आपके इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देता हूं, ठीक है। तो हाँ, पहला आंसर आ गया है अपना -4 और 5, ठीक है। इस बात को बस ध्यान रखिएगा, -4 और 5, एक बार -4 और 5 ये पॉइंट है जो इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है। अब आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखो एक लाइन है ए बी, इसको एक पॉइंट सी जो है वो 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है, ध्यान से देखो, लाइन ए बी को डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में, मतलब ए से सी तक जाते हैं तो 1 है, सी से बी तक जाते हैं तो 3 है। अगर ऐसे ही मैं बोल दूं कि लाइन ए बी को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1, तो उसका क्या मतलब है, पॉइंट सी डिवाइड करता है लाइन ए बी को 3:1, कि ए से सी तक जाते हुए 3 है और फिर 1 है, ये इसमें फर्क है। तो 1:3 और 3:1 अलग अलग बात है यहाँ पर। और एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, देखो जरा, अगर मैं ये बोल दूं कि पॉइंट सी, ध्यान से देखिएगा, लाइन ए बी को डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में, और पॉइंट सी लाइन बी ए को डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में, ये भी अलग अलग बातें हैं। कैसे, देखो अब जरा, पहली वाली सिचुएशन क्या है कि ये लाइन है ए बी और पॉइंट सी जो है वो ए बी यानी कि ए से बी की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में सी पड़ेगा और 1:3 रेशियो में काटता है। ए से बी की तरफ जाते हुए बीच में पॉइंट सी है, तो ए से सी 1 है और सी से बी
3 है। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये एग्जैक्टली आपके आंसर्स पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगी, क्योंकि एग्जामिनर इतना डीप में वो घुसता नहीं है। मतलब ये सारे फैक्ट्स ठीक हैं, मतलब वो ए बी बोलेगा, बी ए बोलेगा, वहां पर आपको नजर रखनी है। बी ए का अलग मतलब है, ए बी का अलग मतलब है, ठीक है। तो पॉइंट सी जो है वो बी ए को डिवाइड करता है, यानी कि बी से ए की तरफ जब हम जाते हैं तो ये पहले वाला हिस्सा 1 है और ये वाला हिस्सा 3 है। समझ में आ गई बात? तो चलो भाई, इसको याद रखिएगा कि यहां पर आंसर -4 5 था। अब ये वाला देखते हैं। तो लाइन ए बी है, इसको कोई पॉइंट है सी जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो ऐसे ही लिख रहा हूं 3:1, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं -2 and 3 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -1, ठीक है। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस, एक्सटर्नली डिवाइड करा इसलिए माइनस लगाएंगे, 1 × -2 यानी कि +2 डिवाइडेड बाई 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 1 होगा +1 नहीं, यानी कि 8/2 यानी कि 4। और y कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा, फिर से y कोऑर्डिनेट पर फोकस करेंगे, 3 × -1 यानी कि -3 माइनस 1 × 3 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 3 - 1 यानी कि 2 यानी कि -3, माइनस से 2 -3 तो 4 - 3। तो अपना आंसर हो गया -4 5 and 4 -3। तो ये जी ऑप्शन डी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले की हेल्प से। अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से ही बताता हूं, जरा आप ध्यान से देखो, है फील कराता हूं कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या है। ये हमारी लाइन है जी ए बी, तो एक पॉइंट है सी जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 रेशियो में, यानी कि ए से 1 के डिस्टेंस पर है और बी से 3 के डिस्टेंस पर है, यानी कि ए के पास है। लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि ए के पास है, यानी कि यहां पर लूंगा अब मैं पॉइंट सी को, ए से 1 के डिस्टेंस पर है और बी से 3 के डिस्टेंस पर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस 1 है और ये पूरा डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ए से बी का? ये 2 होएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन के चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? देखो बात तो वही होगी ना, मैंने ये बोल दिया कि बी से सी की दूरी 3 है और ए से सी की दूरी 1 है, तो बात तो वही होगी कि बी से ए की दूरी 2 है। तो बस हमने ये चीज एनालाइज कर ली। आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आता है, तो यहां पर ये जो पॉइंट ए है ना, ये पूरी लाइन इस सी बी लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो या वो वाली अंडरस्टैंडिंग लगा दो। अब आपके पास 2 तरीके हैं। हमने इसको एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले से कर लिया, हम इसको इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से कर सकते हैं और हम इसको अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। आपके पास ये सारे ऑप्शन है। देखो अब मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 and -1 और हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x and y। लेकिन हमें एक बात पता है कि पॉइंट ए जो है वो डिवाइड करता है इंटरनली 1:2 रेशियो में, ठीक है। अब इंटरनल डिवीजन का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, पॉइंट ए डिवाइड करता है, मतलब कि यहां पर x और y जो हम निकालते हैं फॉर्मूले में, वो वाले कोऑर्डिनेट ये हैं पॉइंट ए के, जो डिवाइड करता है पॉइंट, उसके हम निकालते हैं। तो -2 = समझ में आ गई बात? x कोऑर्डिनेट पर फोकस करो, 1 × 2। अब मैं इंटरनल डिवीजन कर रहा हूं तो यहां पर प्लस, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस 2 × x डिवाइडेड बाय 1 + 2 3। तो 3 दूनी -6 = 2 + 2x। तो इस 2 को उस साइड भेज दो, -8 = 2x, देयरफॉर x = -4। तो x की वैल्यू आ गई ना जी -4। सिमिलरली ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो। तो दोनों पॉइंट तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई ना। यहां पर y की भी निकाल लेता हूं, ये पॉइंट आप अपने आप कर लोगे, आपको समझाना था। तो यहां पर देखो y मतलब कि 3 = y कोऑर्डिनेट पर फोकस करो, 1 × -1 यानी कि -1 प्लस 2 × y यानी कि 2y डिवाइडेड बाय 1 + 2 3। तो 3 × 3 9
इस 1 को उस साइड भेज दो तो ये बन जाएगा जी 10। तो 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। तो -4 5 जो पहले आंसर आया था वही आ गया यहाँ पर। तो अगला पॉइंट भी आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? और बाकी अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से भी करके दिखा देता हूं। पहले हमने अंडरस्टैंडिंग भी तो की थी इसकी, तो अब देखो अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट पकड़ लो भाई। हमने एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लिया तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डबल है इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका। तो चलो -2 एंड 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है एक्चुअल में? -2 और 2 के बीच में डिस्टेंस होता है जी 4 का, बीच में 0 होती है, टोटल 4 का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस 4 है, तो आगे देखो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस आगे है 1। तो इन दोनों के बीच में 4 का डिस्टेंस है तो आगे डिस्टेंस होएगा 2 का। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 से -2 हो गया, ये घट रहा है, तो -2 से और इसको घटा दो, 2 घटा दो और -4। सिमिलरली जब आप y का देखोगे कि -1 और 3, यहां पर भी 4 का गैप है मेरे भाई। ठीक है, और ये बढ़ रहा है, -1 से 3 हो गया, तो 2 की बजाय 4, तो 1 की बजाय 2, 1 की जगह 2 होगा, तो 3 से ये 2 बढ़ जाएगा यानी कि 5 होएगा, -4 और 5। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग से भी आपको बता दिया है। तो सिमिलरली आप अगले वाला पॉइंट भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करो एक बार जरा एक्सटर्नल डिवीजन का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स एक्सटर्नली इन दिस रेशियो। तो अब देखो सारी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा और एक बार फॉर्मूले से करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 और 4, और दूसरा पॉइंट है मेरे भाई 6 और 8, और इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। हम फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूं यहां पर। तो ये पॉइंट है जो इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 5:3 रेशियो में, ताकि आपको करने में आसानी हो, इसलिए यहां पर बीच में लिख दिया। तो अब देखो x इज इक्वल टू 5 इंटू, सिर्फ x एक्सिस पर, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर फोकस करना, 5 इंटू 6, 5 6 30, माइनस माइनस आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 5 -3 यानी कि 2, यानी कि 24/2 यानी कि 12। और कोई भी डाउट हो इन वीडियोस में अभी फिलहाल, क्योंकि मैं काफ़ी फील करा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रहा हूँ, आमतौर पर जो नहीं कराई जाती, कोई भी डाउट हो तो इनको बार बार देख लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपको कॉम्प्लेक्स भी लगी तो बहुत ईजी हो जाने वाली है, ये सारी बातें दिमाग में बैठ गई तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर दोगे। अब वाई कोऑर्डिनेट 5 इंटू 8, 5 8 40, माइनस 3 इंटू 4, 3 चौके 12 डिवाइडेड बाई 5 -3 यानी कि 2, तो 40 में से 12 गए यानी कि 28/2 यानी कि 14, यानी कि 12 और 14 आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया। अब मैं आपको ये फिगर बनाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या। तो भाई एक पॉइंट है 2 4 और एक पॉइंट है हमारे पास 6 8। एक पॉइंट है जो इस लाइन को 5:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले इस पॉइंट को मेंशन किया गया है ना 2 4 को, यानी कि 2 4 से वो 5 के डिस्टेंस पर है, और इससे 3 यानी कि इस पॉइंट के पास होएगा, यानी कि इस साइड होएगा। तो इस पॉइंट से वो 5 के डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट से वो 3 के डिस्टेंस पर है। क्लियर है? तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया। तो ये जो इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान लो उसको मैं एक्स वाई मान लूं, तो यहां पर अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं P, Q और R, तो पॉइंट Q को आप ट्रीट कर सकते हो, आप ऐसा मान सकते हो कि पॉइंट Q PR लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में, और वहां पर आप अंडरस्टैंडिंग लगा लो या इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा लो, आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे। समझ में आ गई बात? समझ में नहीं आई तो इसलिए पिछला वाला क्वेश्चन देखो, फिर यहां पर वो चीज अप्लाई करो। समझ में आ गई तो ये लो एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये करो जरा। पॉइंट ए डिवाइड्स लाइन बी सी एक्सटर्नली इन सर्टेन रेशियो। ठीक है भाई, ये डिवाइड करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई
फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड c। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ, यहां पर इफ आएगा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड c आर दिस एंड दिस। तो चलो b और c के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये पॉइंट b है, ये c है। b के कोऑर्डिनेट हैं 3:-4 और c के कोऑर्डिनेट हैं 2:-1, और ये मैं सिर्फ फॉर्मूले से करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से भी करके दिखा दूंगा, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है सिर्फ इसी बात पर। तो यहाँ पर है पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट है 4 and y। तो पहले एक बार फॉर्मूले से करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें बताना, और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने इंटरनली लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला एक्सटर्नली वाला लगाऊंगा। ऐसा हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे तो m और n की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, तो x से कंपेयर करो मेरे भाई। तो -4 = फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, m × 2 यानी कि 2m माइनस, आगे माइनस आएगा, n × 3 यानी कि -3n डिवाइडेड बाय m - n। अब इस m - n को यहां पर ऊपर लेकर आऊंगा, -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -4m + 4n = दिस। अब m वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, ये जो m है इसको मैं उस साइड लेकर जा रहा हूं, तो इस साइड हो जाएगा 6m, n को अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो उस साइड आ जाएगा 7n, तो इट मीन्स 6, इट मीन्स इस n को नीचे ले आएंगे तो m/n = 7/6। ये n उस साइड नीचे चला जाएगा, 6 इस साइड नीचे आ जाएगा। तो m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 6 है। क्लियर है? तो यहां पर हमें n और n की वैल्यूज भी पता लग गई। अब हमें निकालनी है बाई वैल्यू y की। तो अब देखो, अब इजीली आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे। फिर से एक बार ये फॉर्मूला लगाओगे कि y = अब y कोऑर्डिनेट हमने निकालना है, रेशियो में मिल गए हैं। 7 × सिर्फ y कोऑर्डिनेट पर फोकस, 7 × -1 यानी कि -7, आगे माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, -6 × -4, 6 चौके 24, माइनस का 24 यानी कि प्लस का 24 हो गया, डिवाइडेड बाई 7 - 6 यानी कि 1। तो 24 में से 7 गए 17, तो y की वैल्यू 17 मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। तो क्लियर है? ये तो हो गया अपने फॉर्मूले से। अब इसकी थोड़ी सी फील भी ले लो, अंडरस्टैंड कर लो कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो एक बार, तो हमारे पास ये दो पॉइंट हैं बी और सी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 3n - 4 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 2n - 1। यहां पर आपको एक और बात सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना जरा। अब आपको कैसे पता चलेगा, रेशियो तो बताया नहीं कि पॉइंट यहां पर है या यहां पर है, इसको एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो एक और बात बताता हूं, पॉइंट ए है वो है -4y। तो अब ध्यान से, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट पता है ना, तो ध्यान से x कोऑर्डिनेट को देखो जरा। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो यानी कि देखो यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 होएगा। यहां पर ऐसे मत बोलना है कि ये x एक्सिस से उल्टा है, ये जैसे भी हमने पॉइंट्स को लिख दिया कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ देखना है कि -4 कहां होगा। -4 इस साइड होएगा या इस साइड होएगा। ये 3 है, ये 2 है, तो -4 तो 2 से भी इधर होएगा ना, इस साइड वैल्यू घट रही है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है अपना, ये इस साइड है मेरे भाई। एक और चीज सीखने को मिली ना यहां पर, तो ये है अपना पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट है -4 and y। अब ये इसको किसी ऑर्डर में, मतलब कि किसी रेशियो में काट रहा है। अब देखो फॉर्मूले से तो हमने कर लिया, अब हम अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। तो देखो बिल्कुल इजी है, अंडरस्टैंडिंग से आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स को पकड़ लो बस। x कोऑर्डिनेट को पकड़ लो, y कोऑर्डिनेट की तो हमें वैल्यू पता नहीं है कि भाई 3 और 2 इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है 1, और 2 और -4 इनके बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है। यानी कि B से C तक का डिस्टेंस 1 है और C से A तक का डिस्टेंस 6 है। तो अब आपको लगेगा ये तो 1:6 आ गया, एक्चुअल रेशियो तो 7:6 था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो कैसे देखते हैं, ये पॉइंट A लाइन BC को डिवाइड कर रहा है, तो पहले देखते हैं लाइन के एक एंड से पॉइंट A का डिस्टेंस, 1 + 6 7,
और ए से सी का डिस्टेंस 6, तो 7:6 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। जब कोई पॉइंट लाइन को डिवाइड करे एक्सटर्नली, तो लाइन के एक सिरे से उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है उसका डिस्टेंस, फिर उस पॉइंट से दूसरे सिरे का, ऐसे देखते हैं। तो आपको रेशियो मिल गया। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ सोल्व करना चाहते हो तो 1 और 6 से भी सोल्व कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ सिचुएशन को समझना था। हमें पता है कि ये 1 है तो ये 6 है, तो बस अंडरस्टैंडिंग से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर या तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा लो कि पॉइंट सी लाइन बी ए को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा लो। अब मैं अंडरस्टैंडिंग लगाकर आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट वाई ही निकालना होगा ना, तो देखो यहाँ पर वाई -4 है, यहाँ पर 1 है, तो -4 और -1 इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर जितना भी डिफरेंस हो, आगे डिफरेंस उसका 6 गुना है। यहाँ पर 1 है तो आगे 6 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 6 गुना होएगा भाई वाई में। 1 की जगह पर 3 है तो 6 की जगह पर 18, इन दोनों वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस 18 का होएगा। और एक और बात, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? -4 से 1 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। देखो -4 से 1 हो गया, वो बढ़ना है, ये मत सोचना कि घट रहा है। देखो 0 के पास आ गया, अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर भी आगे बढ़ेगा। तो 1 में 18 जोड़ दो, यानी कि y की वैल्यू 17 हो जाएगी। 1 में -1 को 18 बढ़ाओगे तो 17 हो जाएगी। मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, फील हो गया होगा। नहीं तो जितनी भी आप रिपीटिशन दोगे कोर्स में, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डीप होती जाएगी। तो अब आगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। आपने करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है। कोशिश करो कि सॉल्यूशंस ना देखो, आप सबको खुद कर लो। एक बार आप ना कर पाओ किसी क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गोला लगाकर छोड़ दो। जो आप प्रिंट आउट लोगे उसके ऊपर अगले दिन कर लो, उससे अगले दिन कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा। फिर अब लगे कि भाई नहीं सोल्व हो रहा तो फिर देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले कंसेप्ट लेक्चर में।